Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 8 part 2 of Research Methods in Business, and here we will discuss sampling. The topics to be covered are Methods of Sampling part 2. Now first type of sampling is cluster sampling. It means random selection of sampling units consisting of population elements. सो क्लस्टर सैम्पलिंग में बेसिकली हम क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं जिसमें कि रैंडम एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के या जो भी यूनिवर्स है जिसमें से हमें जिसकी टेस्टिंग करनी है बेसिकली. ईच सच सैम्पलिंग यूनिट इज़ अ क्लस्टर ऑफ population elements. Then from each selected sampling unit, a sample of population element is drawn by either simple random selection or stratified random selection. So इसमें क्या होता है कि जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं वो एक तरह से पॉपुलेशन एलिमेंट का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, और फिर हर सिलेक्टेड क्लस्टर में से सैम्पलिंग यूनिट में से हम पॉपुलेशन एलिमेंट्स ड्रॉ करते हैं बाय सिंपल रैंडम सिलेक्शन या फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सिलेक्शन, where the population elements are scattered over a wide area and the list of population element is not readily available. The use of simple or stratified random sampling method would be too expensive and time consuming. जहाँ पे population elements scattered होते हैं बहुत बड़े एरिया में या फिर list of पॉपुलेशन एलिमेंट्स हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे सिंपल या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो इन केसेस में हम क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ करते हैं. और क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोसेस में बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो हैं, सबसे पहले हम क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उन क्लस्टर्स का नेचर को एग्जामिन करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेजेस. नाउ सूटेबिलिटी. The application of cluster sampling is extensive in farm management surveys. Farm management surveys में use होते हैं. Then socio-economic surveys, rural credit surveys, demographic studies, ecological studies, public opinion polls, etc. Next is cluster sampling's advantages. Now the advantage of this method is that it is easier and more convenient. Cost is much less. Then it also promotes the convenience of field work as it could be done in compact places. It does not require more time. Units of study can be readily substituted for other units and it is more flexible. So ज़्यादा easily हम इसको कर सकते हैं, convenient है, और इसमें convenience होती है field work की, ज़्यादा time required नहीं होता, flexibility भी ज़्यादा होती है. Then disadvantages. The cluster sizes may vary and this variation could increase the bias of the resulting sample. Cluster sizes कई बार वेरी करते हैं और इस वजह से जो हमारा रिजल्टिंग सैम्पल होता है उसकी वेरिएशन भी इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हमें ठीक से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. Then the sampling error in this method of sampling is greater and the adjacent units of study tend to have more similar characteristics than do units डिस्टेंटली अपार्ट. सो इसमें क्या होता है कि सैम्पलिंग एरर जो होता है इस मेथड का वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कई बार क्लस्टर के साइजेस वेरी करते हैं और जो एडजेसेंट यूनिट्स होते हैं उसमें ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं दैन द यूनिट्स विच आर अपार्ट. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज एरिया सैम्पलिंग. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग. एक तरह से क्लस्टर सैम्पलिंग की ही मॉडिफिकेशन है. In larger field surveys, cluster consisting of specific geographical areas like districts, taluks, villages or blocks in a city are randomly drawn. So इसमें क्या होता है कि एरिया के हिसाब से, जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से हम सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि villages, towns, cities, etc. As the geographical areas are selected as sampling units, in such cases their sampling is called area sampling. सो इसमें क्या होता है कि हम जोग्राफिकल एरिया से सिलेक्ट कर रहे हैं सैम्पल्स को, इसलिए इनको एरिया सैम्पलिंग कहते हैं. इट इज़ नॉट अ सेपरेट मेथड ऑफ सैम्पलिंग बट फॉर्म्स पार्ट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग. तो एक तरह से सेपरेट मेथड नहीं है, क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है. नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. नाउ instead of using all the elements contained in the selected clusters, the researcher
randomly selects elements from each cluster. तो इसमें क्या होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में, सैम्पल इज कैरिड आउट इन 2 और मोर स्टेजेस, एक या एक से ज़्यादा स्टेज में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेजेस में सैम्पल्स को कलेक्ट किया जाता है. देन इसमें क्या होता है कि हम सारे के सारे मेथड्स एलिमेंट्स को यूज़ ना करके जो कि एक सिलेक्टेड क्लस्टर में अवेलेबल हैं, सिलेक्टेड क्लस्टर में यूज़ होते हैं, हम हर क्लस्टर की रैंडमली सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को और उन पे फिर रिसर्च होती है. सो द पॉपुलेशन इज़ रिगार्डेड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ सेकेंड स्टेज यूनिट्स एंड सो फोर्थ. जो पॉपुलेशन है उसमें हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि उसके अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इसलिए उनमें से फिर हम क्लस्टर बना के दोबारा से क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं. सो first a sample of first stage sampling units is drawn, then from each of the selected first stage sampling unit a sample of the second stage sampling unit is drawn. एक बार हमने एक फर्स्ट स्टेज सैम्पल ड्रॉ किया, उसके अंदर से फिर सेकेंड स्टेज सैम्पल ड्रॉ करते हैं. द प्रोसीजर कंटिन्यूज डाउन टू द फाइनल सैम्पलिंग यूनिट्स और पॉपुलेशन एलिमेंट्स. देन कंस्ट्रक्टिंग द क्लस्टर्स इन द फर्स्ट स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज में हम क्लस्टर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उस क्लस्टर में से कौन से एलिमेंट्स सेकेंड स्टेज में यूज़ होंगे. द टेक्निक इज़ यूज्ड फ्रिक्वेंटली व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज़ इनअप्रोप्रिएट. सो ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी भी क्लस्टर या किसी भी पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट नहीं होती कि उसमें कितने मेंबर्स हैं और किस मेंबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है. Now, the advantages of multi-stage sampling. In multi-stage sampling, cost and speed that the survey can be done in is appropriate. Cost भी कम होती है और speed भी ज़्यादा होती है. Convenience of finding the survey sample convenient होता है. Then normally more accurate than cluster sampling for the same size sample. अगर हम सेम साइज़ के सैम्पल्स में क्लस्टर सैम्पलिंग करें और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करें तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. देन डिसएडवांटेजेस. इट इज़ नॉट एज एक्यूरेट एज SRS इफ़ द सैम्पल इज़ द सेम साइज. सो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है अगर सेम साइज़ का सैम्पल हो, और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में ज़्यादा टेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है. तो ये दोनों इसकी डिसएडवांटेजेस हैं. Next is subsampling. Now, subsampling is a part of multi-stage sampling process. Subsampling एक multi-stage sampling process का ही part है. और इसमें क्या होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग जो सेकेंड स्टेज में होती है या सेकेंड स्टेज के बाद वाली स्टेजेस में होती है, सब्सिक्वेंट स्टेजेस में होती है, उसको सब सैम्पलिंग कहते हैं कि एक सैम्पल का हम दोबारा से सैम्पलिंग कर रहे हैं, दैट इज सब सैम्पलिंग. सब सैम्पलिंग बैलेंसेस द टू कन्फ्लिक्टिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लस्टरिंग, दैट इज कॉस्ट एंड सैम्पलिंग एरर्स. नाउ नेक्स्ट इज random sampling with probability proportional to size. Now the procedure of selecting clusters with probability proportional to size, that is PPS, is widely used. Now जो random sampling है जिसमें probability proportional to size हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, काफ़ी common method है. If one primary cluster has twice as large a population as another, it gives twice the chance of being selected. अगर एक प्राइमरी क्लस्टर जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो उसमें चांसेस भी डबल हो जाते हैं उसको सिलेक्ट करने के. If the same number of persons is then selected from each of the selected clusters, the overall probability of any person will be the same. और अगर हम सेम नंबर ऑफ पर्सनस को सिलेक्ट करते हैं किसी भी सिलेक्टेड क्लस्टर में से तो जो पूरी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, वो सेम रहती है. देन एडवांटेजेस. क्लस्टर ऑफ वेरियस साइजेस गेट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. जितने भी क्लस्टर्स हैं अलग अलग साइजेस के, उनके प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होती है, वो हमें इसके नाम से भी पता चल रहा है, प्रोपोर्शनल टू साइज. देन
PPS leads to greater precision than would a simple random sample of clusters. तो जो PPS है उसका प्रिसाइसली ज़्यादा होती है, मतलब उसका रिजल्ट हमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है. एंड अ कांस्टेंट सैम्पलिंग फ्रैक्शन एट द सेकेंड स्टेज, equal sized samples from each selected primary cluster are convenient for field work. Then disadvantages. PPS cannot be used if the sizes of the primary sampling clusters are not known. तो हम PPS को उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते जब हमें सैम्पलिंग क्लस्टर्स के साइजेस हमें अगर नहीं पता हो तो. नेक्स्ट इज डबल सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग. Double sampling refers to the subsection of the final sample from a pre-selected large sample that provided information for improving the final selection. So double sampling होता है जब हम सब सैम्पल बना लेते हैं एक फाइनल सैम्पल में से, जो कि एक प्री सिलेक्टेड पहले से सिलेक्ट किया हुआ एक लार्जर सैम्पल होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम फाइनल सिलेक्शन को इम्प्रूव कर सकें. So double sampling is the subsection of the final sample, and when the procedure is extended to more than 2 phases of selection, it is then called multi-phase sample. डबल सैम्पल होता है कि एक सिलेक्शन लिया हमने लार्जर सैम्पल में से, उसमें से सब सेक्शन निकाल दिया, तो 2 स्टेजेस का है, इसलिए डबल सैम्पलिंग है. और अगर 2 से ज़्यादा फेजेस इसमें हो जाएं सिलेक्शन के तो उसको मल्टी फेज सैम्पलिंग बोलते हैं. This is also known as sequential sampling or subsampling, as subsampling is done from a main sample in phases. Phase wise हो रहा है इसलिए इसको sequential sampling भी बोलते हैं. And double sampling or multi-phase sampling is a compromise solution for a dilemma posed by undesirable extremes. So instead, information is obtained from a large preliminary sample which includes the final sample. Then this was double sampling or multi-phase sampling. Next is replicated or interpenetrating sampling. Now, it involves selection of a certain number of subsamples rather than one full sample from a population. इसमें क्या होता है, सब सैम्पल्स हम सिलेक्ट करते हैं, ना कि एक फुल सैम्पल सिलेक्ट करें एक पॉपुलेशन में से. यानी कि एक सैम्पल सिलेक्ट करने की जगह हम काफ़ी सारे अलग अलग सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. ऑल दी सब सैम्पल्स शुड बी ड्रॉन यूजिंग दी सेम सैम्पलिंग टेक्निक. जितने भी सब सैम्पल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम सैम्पलिंग टेक्निक पे बेस्ड होने चाहिए. एंड ईच इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड एंड एडिक्वेट सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन. और जितने भी हम सैम्पल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं और साथ में एडिक्वेट सैम्पल होते हैं ताकि उनकी टेस्टिंग अच्छे से की जा सके. And replicated sampling can be used with any basic sampling technique. किसी भी बेसिक सैम्पलिंग टेक्निक जैसे कि सिंपल और स्ट्रैटिफाइड है, सिंगल और मल्टी स्टेज, या फिर सिंगल और मल्टी फेज, इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं रेप्लिकेटेड सैम्पलिंग को. इट प्रोवाइड्स अ सिंपल मीन्स ऑफ कैलकुलेटिंग द सैम्पलिंग एरर. एक तरह से सैम्पलिंग एरर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मीन्स है, सिंप्लिसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल है. And replicated samples can throw light on variable non-sampling errors. लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्ट्रैटिफिकेशन का जो अमाउंट है, स्ट्रैटिफिकेशन को लिमिट कर देता है जो हम एम्प्लॉय कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग. Now, non-probability sampling or non-random sampling is not based on the theory of probability. जैसे नाम से पता चल रहा है non-probability sampling है, इसका मतलब ये probability पे based नहीं है. This sampling does not provide a chance of selection to each population element. हर population element को वो equal probability नहीं provide करती. यानी कि एक sampling element की population ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है सिलेक्ट होने की और दूसरे की कम. सो हेयर एडवांटेजेस आर द ओनली मेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग आर सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट. और इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, इट डज नॉट इंश्योर अ सिलेक्शन चांस टू ईच पॉपुलेशन यूनिट. सिलेक्शन चांस जो है दोनों का
पॉपुलेशन यूनिट का जितने भी हैं उनका इंश्योर नहीं करती, क्योंकि किसी की प्रोबेबिलिटी कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। नाउ इसके जो यूसेज के, क्योंकि डिसएडवांटेज इसकी काफ़ी बड़ी है लेकिन फिर भी ये यूज़ होती है, दिस इज़ बिकॉज when there is no other feasible alternative due to non-availability of a list of population, and when the study does not aim at generalizing the findings to the population, जब हमारे पास पूरी लिस्ट नहीं होती पॉपुलेशन की कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, या फिर जब हमारे पास कोई भी ऐसी स्टडी नहीं होती, या फिर स्टडी कुछ ऐसा एम नहीं करती कि हम फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकें, और जब जो हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए वो हमारे पास पूरी नहीं होती, यानी कि हमारा बजट जब कम होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज़ convenience or accidental sampling. It means selecting sample units in a just hit and miss fashion. Convenience और accidental होती है जब हम hit और miss fashion में, यानी कि एक तरह से ट्रायल बेसिस पे सैम्पल सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूइंग पीपल whom we happen to meet. This sampling also means selecting whatever sampling units are conveniently available. जो भी conveniently available है, easily available जो हमारे पास elements हैं, units हैं sampling के, उनको select करना. For example, a teacher may select students in his class. This method is also known as accidental sampling because the respondents whom the researcher meet accidentally are included in the sample. जिनको भी मिल लिया वो जिनसे भी meet करेगा accidentally कि कैसे भी उन्हीं को वो सिलेक्ट कर लेता है सैम्पल में. सूटेबिलिटी, इट इज़ यूज फॉर सिंपल पर्पसेस. एडवांटेजेस, इट इज़ चीपेस्ट एंड सिंपल एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन. देन डिसएडवांटेजेस, इट इज़ हाईली बायस्ड क्योंकि रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है कि जिस भी सैम्पल से वो एक्सीडेंटली मिल लिया या जो भी सैम्पल उसके रास्ते में आ गया एक्सीडेंटली वो उसी को सिलेक्ट कर लेता है. ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती, तो इसलिए कन्वीनियंट है और इसी वजह से बायस्ड भी है. नेक्स्ट इज पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. दिस मेथड मीन्स डेलिबरेट सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग or sample units that conform to some predetermined criteria. Deliberate selection होती है इसमें, जो कि हमें पहले से ही एक क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया, जजमेंट सेट कर दी और इसी के बेसिस पे हम सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग एंड इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ केसेस विच वी जज एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस फॉर द गिवन स्टडी. उन केसेस को सिलेक्ट करते हैं जिस पे हम जिनको मोस्ट अप्रोप्रिएटली जज कर पाते हैं या जो हमें लगता है कि जजमेंट के हिसाब से सबसे सही है या सबसे कन्वीनियंट है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर और सम एक्सपर्ट एंड इट डज नॉट एम एट सिक्योरिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन. Suitability, this is used when what is important is the typicality and specific relevance of the sampling unit to the study and not their overall representativeness to the population. Advantages इसकी होंगी, it is less costly and more convenient and it guarantees inclusion of relevant elements in the sample. क्योंकि जजमेंट पे बेस्ड है, पहले से हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उस पे बेस्ड है, तो इसीलिए इसके अंदर रेलेवेंट एलिमेंट्स ही होते हैं. डिसएडवांटेज है, इट इज़ लेस एफिशिएंट फॉर जनरलाइजिंग एंड इट डज नॉट इंश्योर द रिप्रेजेंटेटिवनेस, requires more prior extensive information and does not lend itself for using inferential statistics. Next is quota sampling. It is a form of convenient sampling only and it involves selection of quota groups of accessible sampling units by traits such as age or social class. इसमें क्या होता है, quota groups के हिसाब से हम sampling units को select करते हैं. Suitability, it is used in studies like marketing surveys, opinion polls and so on. And disadvantages include, it is impossible to estimate sampling error. यहाँ पे sampling error हम estimate नहीं कर पाते हैं and strict control if field work is difficult. तो strict control की ज़रूरत पड़ती है इसमें and it is subjected to a higher degree of classification. Last type of sampling is snowball sampling.
This is the colorful name for a technique of building up a list or a sample of a special population by using an initial set of its members as informants. So इसमें क्या होता है कि हम एक लिस्ट या सैम्पलिंग बनाते हैं स्पेशल पॉपुलेशन की, जो कि हम एक मेंबर्स के इनिशियल सेट से शुरू करते हैं. सूटेबिलिटी, इट इज़ वेरी यूजफुल इन studying social groups, informal groups in a formal organization, etc. Then advantages. Advantages include it is useful for smaller population for which no frames are readily available. And disadvantages include that it does not allow the use of probability statistical methods. Probability statistical methods जो होते हैं probability के लिए उनको ये allow नहीं करता, and it is difficult to apply when the population is large. Now here are some questions for you. First is, what is purposive sampling? And second is, distinguish between double sampling and multi-phase sampling. That's all for this session. Thank you and have a nice day.